आज हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं और ये नोट्स मैंने टेलीग्राम से निकाले हैं एंड दीज आर प्रेटी गुड नोट्स। सो आज हम रिवीजन करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं इस नोट्स में। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, गो चेक इट आउट, दीज आर रियली गुड। लेट्स स्टार्ट। तो सर हम सिर्फ जो रेलेवेंट है हमारे लिए हम सिर्फ वही वाली बातें पढ़ेंगे। और मेरे पास कुछ शॉर्ट नोट्स भी हैं केमिकल बॉन्डिंग के जो मैंने खुद पर्सनली बनाए थे, तो वो भी अगर चाहिए आपको तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड बताया गया है। तो यहाँ पे केमिकल बॉन्ड आर ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ऑब्वियसली वीक वाला आपको पता ही होगा कि वांडरवॉल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम वीक फोर्सेस की कैटेगरी में काउंट करते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं वो होते हैं आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। और अगर आपको ध्यान हो तो हम एटॉमिक रेडियस में भी इन्हीं 3 रेडियस के बारे में ही बात करते हैं। इनके बारे में हम बात नहीं करते बिकॉज दीज आर वीक टाइप ऑफ इंटरैक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वीक इंटरैक्शन से ही शुरू कर रहे हैं, वांडरवॉल से शुरू कर रहे हैं। These are the weak interactions in which they release an energy value is less than 8 kilojoule per mole. Not at all important for JEE, not relevant. यहाँ पे क्वेश्चंस बताए गए हैं ना इस नोट्स में, दे आर एब्सोल्युटली फिनोमिनल, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चंस है। तो अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो वंडरवॉल फोर्सेस के कारण ही रियल गैसेस शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैसेस. Van der Waals forces affects the physical properties such as boiling point, melting point, density, etc. तो आगे नोट्स में भी है बट मैं आपको ये भी यहीं बता देता हूँ कि वंडर वॉल फोर्सेस जो होते हैं ना, वंडर वॉल फोर्सेस दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द एटम, surface area of the atom or its size. Obviously it affects physical properties such as boiling point, melting point, density, etc. आगे बढ़ते हैं। Which of the following forces is responsible for liquefaction of helium? Kissom, Debye, London, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लंदन फोर्सेस होते हैं बिकॉज लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस कहते हैं इसे। लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस इट इज, आपको मैंने कहा था लंदन dispersive forces, ये इसका एक्चुअल नाम है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और ये जो होता है इट इज बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इतना ही रेलेवेंट है जेईई मेंस के लिए कि आपको इतना ही जानना ज़रूरी है कि ये फोर्स है, इसके कारण है, हेंस बिकॉज ये वीक फोर्स है तो हेंस इट लीड्स टू द लिक्विफिकेशन ऑफ हीलियम। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन CH4 एंड आइस। तो आपको पहले आप सोचोगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड होगा बट नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है बिकॉज जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इट इज़ ओनली शोन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एंड सी इज़ नॉट दैट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट sp कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा देता है, आई मीन इन द केस ऑफ एल्काइन बट नॉट इन दिस केस। और हमें आइस भी दिया हुआ, तो आइस इज ऑब्वियसली वाटर H2O
This is a polar molecule. Polar molecule. And this, my friends, is a non-polar molecule. So hence, the force between polar and a non-polar molecule is polar non-polar. It is called Debye force. ये सब ना नाम आपको याद रखना चाहिए बिकॉज, और इसको हम ऑफिशियली बोलते हैं तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, क्योंकि तो नाम में भी रखा है, देखें नाम जो है डाइपोल, इट इज़ अ डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इज दिस। इसमें हम डाइपोल इंड्यूस कर रहे हैं H2O और CH4। दिस इज डाइपोल, दिस इज नॉट अ डाइपोल। यहाँ से हम डाइपोल इंड्यूस कर रहे हैं। इसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, तो हीलियम ऑब्वियसली इट इज़ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस कर रहा है दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डिबाई फोर्सेस बताया गया है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली डाइपोल 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 डाइपोल, जैसे कि आपने पढ़ा, आपको बता दूं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं उन्हें हम कीसॉम फोर्सेस भी बोलते हैं। यहाँ ऑप्शंस में भी था, तो दीज आर इट्स कॉल्ड कीसॉम फोर्सेस। कीसॉम, ओके। ऑब्वियसली हमें तो देखना पड़ेगा कि इनमें से दोनों डाइपोल मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। C6H6 and H2O में C6H6 is a non-polar molecule, hence not A. Phenol and C6H6 again C6H6 benzene. This and this. So this is not a polar molecule, it's a ionic compound. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आयनिक कंपाउंड, पोलैरिटी इज ओनली डिफाइंड, बता दूँ, पोलैरिटी जो होती है ना, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर कोवैलेंट कंपाउंड्स। जी हाँ, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर कोवैलेंट कंपाउंड्स, जो म्यू बताते हैं ना हम लोग, इट इज ओनली, एंड डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड फॉर कोवैलेंट कंपाउंड्स। ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो द फोर्स बिटवीन आयन, and in this case H2 is a polar molecule, so हम उसे बोलते हैं आयन डाइपोल फोर्स। ऑलराइट, ठीक है। तो मैं आपको इसमें इस नोट्स में भी है शायद, स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द वंडर वॉल फोर्सेस, वो मैं आपको आगे बताऊंगा चल के। आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल, दिस इज ऑल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल, हैंस डी इज द आंसर। ओके, लंडन फोर्सेस का अब आ गया। लंडन फोर्सेस इज predominantly absorbed in non-polar species. It is also absorbed in polar species, but it is more absorbed in non-polar species. हमारे जेई के सिलेबस में it is only absorbed in non-polar species. तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ, non-polar species. Instantaneous। आप पूछ रहे हो यार नाम इतना इम्पोर्टेंट क्यों, नाम पे भी क्वेश्चंस आएंगे गाइस, और डिस्टेंस डिपेंडेंसी पे भी सवाल आए हैं, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एनर्जी डिस्टेंस रिलेशन कहते हैं, डाइपोल। ऑलराइट, या एट इंस्टेंट ऑफ टाइम इट एक्ट्स एज पोलर। यप, मैं वही बता रहा था ना आपको कि
non-polar molecule acts as a polar at that instant and it induces polarity in the other non-polar molecule. When hydrogen gas undergoes liquefaction, then hydrogen molecules come close together and due to the momentarily नेचर ऑफ आपको इतना सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आपको अगर पढ़ना हो तो आप पॉज करके ये वाला पार्ट पढ़ सकते हो. ये बेसिकली H2 मॉलिक्यूल्स के बीच का, क्योंकि ये भी लिक्विफिकेशन, इसका भी लिक्विफिकेशन इस लंदन फोर्सेस के कारण है. हमने ऊपर भी पढ़ा था हीलियम का लिक्विफिकेशन इज बिकॉज ऑफ लंदन फोर्सेस. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का भी लिक्विफिकेशन इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. तो हेंस इसके कारण 2% आयनिक कैरेक्टर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स का भी. लंदन फोर्सेस मैंने आपको बताया सरफेस एरिया पे इट इज़ ट्रू नॉट ओनली फॉर लंदन फोर्सेस बट एवरी वंडरवॉल फोर्स. सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर स्लैश एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है. और ये दिस इज स्पेसिफिक फॉर दिस नंबर ऑफ पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन्स एंड एटॉमिक मास. ऑब्वियसली एटॉमिक मास एंड दीज गो हैंड इन हैंड. लंदन फोर्सेस आर ऑब्जर्व्ड इन, हाँ तो ये ऊपर उन्होंने बताया कि दोनों में ऑब्जर्व किया जाता है, नॉट ओनली इन नॉन पोलर बट इन पोलर ऑल्सो. सो हम सी टिक मारेंगे एंड नॉट दिस. दिस इज इम्पॉर्टेंट. आगे चलते हैं. लंदन फोर्सेस ऑब्जर्व्ड इन ऑल स्टेट्स. वंडरवॉल फोर्सेस एक्चुअली हर स्टेट में ऑब्जर्व किए जाते हैं. जैसे आपने देखा ही होगा यहाँ पे आइस और मीथेन गैस के बीच में एक गैस है. दिस इज गैस एंड दिस इज सॉलिड, नॉट नेसेसरली लिक्विड. सो या आगे चलते हैं. F2Cl2 ब्रोमीन और इनके बीच में हमें फिजिकल स्टेट में डिफरेंस बताना है. तो आपको अगर पता होगा तो गैस, लिक्विड और सॉलिड में डिफरेंस क्या, फ़र्क ये है कि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसकी बॉन्ड एनर्जी इसकी थोड़ी कम. गैस, लिक्विड, सॉलिड, ठीक है. मैं आपको बताता हूँ, इसकी एनर्जी सबसे मैक्सिमम है, इसीलिए ये सॉलिड होता है क्योंकि दे आर क्लोजली पैक्ड. वाई? बिकॉज इनकी एनर्जी, इनके बॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. हेंस जो इनके बीच का इंटरैक्शन फोर्स होता है ना, वो इन दोनों से ज़्यादा होता है. इसका इंटरैक्शन फोर्स बहुत वीक होता है, इसलिए दे लूजली पैक्ड एवरीवेयर बिकॉज इनके बीच का इंटरैक्शन फोर्स इज वेरी वेरी वीक. इसीलिए ज़्यादातर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर gaseous in nature like CH4, CCl4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसमें से H2O है, पोलर मॉलिक्यूल है, इसीलिए ये H2O. और इसका सरफेस एरिया भी छोटा ही है. स्टिल ये लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर. हम ये सब रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं. सो यहाँ पे इसका रीज़न ये है कि आयोडीन का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए वो सॉलिड है. बिकॉज वंडरवॉल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. तो आयोडीन में सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होने के कारण इट इज़ सॉलिड एंड दिस इज लिक्विड एंड दीज टू आर गैसेस बिकॉज ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. सेम हियर Bi3 is solid, these are gaseous and liquid just because due to increase in size लंदन फोर्सेस के इंक्रीज के कारण. हम बॉइलिंग पॉइंट पे आ गए हैं. बॉइलिंग पॉइंट में भी सेम लगाएंगे हम बात कि स्ट्रॉन्गर फोर्सेस मोर बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो यही हम रूल फॉलो करेंगे. तो साइज़ हम देखेंगे सबसे ज़्यादा तो 10 का ही होता है SN का, हेंस इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा. एक्सेप्शंस आर देयर. देखिए मैं जनरलाइज IOC में ऑब्वियसली देर आर एवरीवेयर देर इज़ एक्सेप्शन, बट जनरली यही होता है. इसमें भी यही हो रहा है. सेम T2 का एटॉमिक मास इन तीनों में सबसे ज़्यादा है, तो T2 सबसे आगे होगा, फिर D2 फिर H2. लिखा गया है यहाँ पे साइड में
मॉलिक्यूलर वेट के इंक्रीज के कारण। यहाँ पे ICl और Br2 में, तो ICl Br2 से ज़्यादा क्यों हुआ? तो यहीं पे शायद मुझे यहीं पे बता देना चाहिए, आगे आएगा तो दूसरी बार भी बता देंगे, बट यहाँ बता देता हूँ। स्ट्रेंथ ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑर्डर का यूज़ होने वाला है इस क्वेश्चन में, तो आपको स्ट्रेंथ ऑर्डर बता देता हूँ कि डाइपोल डाइपोल की फॉर्म जिसे कहते हैं हम डाइपोल, हाँ तो ये है वो ऑर्डर, इम्पॉर्टेंट है ये रट लेना ही फ़ायदेमंद है। एनर्जी डिस्टेंस रिलेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर होता है वो डिस्टेंस पे कम इन्वर्सली डिपेंडेंट होता है, आगे आएंगे उस पर। सो या दिस इज द ऑर्डर। तो हम अगर ऑब्जर्व करें तो ICl इज इंटर हैलोजन कंपाउंड, तो ऑब्वियसली क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज़्यादा है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर पोलर का डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन दिखाता है, एंड दिस इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो ये सबसे वीकेस्ट वाला दिखाएगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। हेंस ICl हैज़ अ मोर बॉइलिंग पॉइंट देन Pr2। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना यार, उसमें हम ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट में लैटिस स्ट्रक्चर, और लैटिस स्ट्रक्चर इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। उस पर भी आएंगे अगर इसमें होगा तो, बट या मेरे को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो आई थॉट आई शुड गिव इट। सो या कार्बन मोनोऑक्साइड N2, same case, 16 plus 12, it's 28, this is also 28। मॉलिक्यूलर वेट तो सेम हो गया, बट ये ऑब्वियसली एक पोलर मॉलिक्यूल है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। फिर वहीं डाइपोल डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की बात आ गई। आगे आते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, लाइक सुपर 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 इम्पोर्टेंट है ये सवाल आया हुआ है ये वाला, और शायद अमोनिया और NF3 का भी सवाल आया हुआ है, बट यहाँ पे दिया नहीं है। सो या PF3 is better than PCH3 thrice. All right. Okay, these are very complicated. Like the polarization of methyl group is greater than F due to the following reasons. So everything in this is about electron clouds. Actually the interaction forces जो हम पढ़ते हैं, it is all based on this. Pajan's rule, lattice energy, thermal stability, everything revolves around electron cloud. यार अगर आप हो सके तो आप यार रट लो ये सब, ठीक है? तो रीजंस पढ़ना इट्स इररेलेवेंट राइट नाउ, और इसके ये डायरेक्टली ऐसे ही NTA घटिया सवाल डायरेक्ट पूछ लेता है। एक सवाल आया था कि NF3 और NH3 के बीच में कौन सा इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, एंड आई मार्क दिस एंड द आंसर वाज दिस। व्हाई? बिकॉज मैं आपको बताता हूँ रीज़न बीइंग कि फ्लोरीन तो ऐसे खींच रहा है, और ये लोन पेयर महाशय एक लोन पेयर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शायद 0 मानते हैं। ओके सो ये होता क्यों है कि, तो इट्स ऑल अबाउट द लोन पेयर का डायरेक्शन। तो बेसिकली जो लोन पेयर है ना, को मैं बनाता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जैसे मान लेते हैं नाइट्रोजन है, ठीक, और ये हाइड्रोजन है. दिस इज ऑल्सो अबाउट इलेक्ट्रॉन क्लाउड. तो ये कुछ इस प्रकार का है. तो ये जो है ना, आप सोचोगे कि ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, और ये लोन पेयर जो है ना वो ऐसा डोनेटिंग वाली टेंडेंसी होगी उसकी. नहीं, दिस इज रॉन्ग. दिस इज बिकॉज लोन पेयर इज मोर रिपल्सिव देन बॉन्ड पेयर्स. ओके, अगर आपको बताना हो तो लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन. एंड एक्चुअली लोन पेयर का रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर का रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर का रिपल्शन. यानी इन दोनों के बीच का जो रिपल्शन होगा ना, उससे ज़्यादा रिपल्शन लोन पेयर इन सबको दे रहा है. सो दैट मेक्स जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना इसका, इट डज नॉट लोकलाइज अराउंड हियर एज ए. आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से तो यहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेटेड होना चाहिए, बट नहीं, बिकॉज ऑफ रिपल्शन ड्यू टू दीज bonds the lone pair contributes like this. It shifts the electron density. लिख देता हूँ, it shifts the overall electron density away from the central atom. तो यस, बहुत इम्पॉर्टेंट है. सवाल बनते हैं तो इस केस में कि बिकॉज नाइट्रोजन इज अ बिट मोर, अगर आपने फॉलिंग स्केल पढ़ा हो तो आपको पता होगा, नाइट्रोजन इज अ बिट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हाइड्रोजन एंड लोन पेयर. तो नेट डायरेक्शन क्या आ गया ये. बट NF3 में ट्राई फ्लोराइड जो है नाइट्रोजन का, उस केस में ये भी it is pulling electrons away from nitrogen. These are also pulling away. तो जो नेट है ना वो भले ही इस डायरेक्शन में, बट इट इज़ वीकर देन यहाँ का जो ये है, यहाँ का जो डाइपोल मोमेंट है. हेंस दिस इज मोर पोलर देन दैट. सो एनीवेज पोलैरिटी का कहीं ना कहीं हाथ तो है इसमें. यार देखो, इसमें जो लॉजिक बताया जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, मेरे पास भी एक लॉजिक है कि जो CH3 थ्राइस मिथाइल ग्रुप इज ऑब्वियसली more it covers more surface area than fluorine. तो मेरा मानना है कि यहाँ पे surface area should be the reason and like the easier reason. एक्चुअल तो यही हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का डिस्टॉर्शन, बट फॉर आवर सेक, आवर सैनिटी, एंड हमारा दिमाग इतना भी स्टोर नहीं कर सकता है, तो आई विल गिव इट टू सर्फेस एरिया. यहाँ पे मुझे सर्फेस एरिया दिख रहा है. ऑब्वियसली मिथाइल इज अ मोर बल्कियर ग्रुप देन फ्लोरीन. वी कंसिडर मिथाइल एज अ बल्की ग्रुप. आगे आते हैं. अब आते हैं इस पे कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड पे. सबके रीजंस दिए हुए हैं यहाँ पे. सो ड्यू टू ग्रेटर, अगर आपको नहीं पता हो तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और कार्बन का सिलिकॉन से ज़्यादा होता है, सिलिकन. तो SiCl बॉन्ड कंपेयर टू CCl बॉन्ड. तो यहाँ पे ना बेसिकली ज़्यादा डेल्टा नेगेटिव चार्ज वुड बी स्ट्रॉन्गर देन व्हाट इट इज़ इन हियर. ऑलराइट. So due to this peripheral negative charge, the net force of attraction between SiCl4 molecules is less compared to CCl4 molecules. तो बेसिकली ये जो स्ट्रॉन्गर नेगेटिव वाला जो पेरिफेरल है ना, तो ये रिपल्शन क्रिएट करने लगेगा. ऑब्वियसली लाइक चार्जेस रिपेल. ऐसा जो
नेगेटिव सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जनरेट हो गया है सिलिकॉन एटम के अराउंड, यहाँ पे वीकर है वो, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ही माइन्यूट सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. But in this case it is more because this is 3 or this is 1.8, whereas this is 2.5 and chlorine is 3. तो यहाँ पे 0.5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1.2 का डिफरेंस है. स्ट्रोंगर नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पे वीकर है नेगेटिव चार्ज, तो रिपल्शन थोड़ा सा कम होगा रादर दैन दिस. तो ऑब्वियसली थोड़ा वीकर रिपल्शन होगा तो स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन होगा, इसका इंटरैक्शन थोड़ा वीक होगा, हैंस इसका बॉइलिंग पॉइंट सरपासेस दैट ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड. अब आते हैं इस पर हाइड्रोजन और हीलियम. ऑब्वियसली हाइड्रोजन का सरफेस एरिया वाली बात आ गई ना. द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन हीलियम एटम. डन. इस पे आते हैं. यहाँ मैंने ये बेसिकली थोड़ा सा में से ये थोड़ा एक्सेप्शनल टाइप है कि क्योंकि यहाँ पे n ग्रेटर देन 5 पे ना बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडरवॉल फोर्सेस. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टू बी नोटेड. यहाँ पे तो बेसिकली हम एल्केन्स और फ्लोराइड्स पे चर्चा कर रहे हैं कि किसका ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट. ड्यू ज़ीरो वाले हैं ये सब. CH4 का CF4 से ज़्यादा, C2H6 का C2H6 से ज़्यादा, C3H8 का C3F8 से ज़्यादा, इसका इसके इक्वल. यहाँ से वंडरवॉल फोर्सेस का जो ट्रेंड है वो यहाँ से फॉलो करते हैं एल्केन्स और फ्लोराइड्स के बीच का जब हम कंपैरिजन करते हैं. दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हमें सब कवर करना चाहिए. तो जो वॉन्डरवॉल फोर्सेस होता है ना, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था कि इसका तो मॉलिक्यूलर वेट इससे ज़्यादा है एंड दिस इज़ अ बिट बल्कियर देन दिस, सो व्हाई दिस. सो बेसिकली जो वॉन्डरवॉल फोर्सेस होता है ना, वॉन्डरवॉल फोर्सेस उनका ना फर्स्ट प्रायोरिटी इज the number of polarizable ions slash polarity. Number of polarizable ions. तो यार बेसिकली इसमें क्या हो रहा है ना कि जो फ्लोरीन है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स टाइटली होल्ड करके रखता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ना हाईली पोलराइजेबल हो जाता है. हेंस दिस इज मोर स्ट्रॉन्गर, इनका मोर स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन है दैन द फ्लोराइड कंपाउंड्स. या ये मुझे अभी अभी पता लगा है. आई ऑल्सो डेंट नो अबाउट दिस. सो या आगे बढ़ते हैं. तो सेम यहाँ पे भी ना यही सब हो रहा है कि यहाँ पे ना, यहाँ इन दिस केस CF4 में फ्लोरीन बहुत ज़्यादा पोलराइजेबल है. यहाँ पे भी तो या ये सब पोलराइजेबिलिटी के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट्स इससे ज़्यादा है. बट इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही टाइटली हेल्ड है, हेंस इट डोमिनेट C5H12 डोमिनेट्स C5F12. तो गाइस यहाँ में और यहाँ में आप डिफरेंस पूछोगे तो बेसिकली इन दिस केस ना जो CF4 और जो कार्बन टेट्राफ्लोराइड और मीथेन में जो फ़र्क है ना, वो एक्चुअली इन चारों और इन दोनों में जो फ़र्क है वो ये है कि इन जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होता है ना, उसमें मॉलिक्यूलर वेट एक प्राइमरी ड्राइवर होता है. लिख देता हूँ, रुकिए एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा यहाँ कर देता हूँ. इन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स massive difference
in molecular weight is primary driver of the boiling point. ठीक है, yes. boiling point, तो जो बड़े वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसमें पोलराइजेबिलिटी बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट. अब जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसमें वेट फैक्टर इज लेस इम्पॉर्टेंट, बट द पोलराइजेबिलिटी, द इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही टाइटली स्टक हैं, वेरी टाइट, इट होल्ड्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स वेरी टाइटली, और इसके लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो इसकी पोलराइजेबिलिटी से ज़्यादा हो जाती है. इसी वजह से लिख भी देता हूँ ये, फ्लोरीन holds electrons tightly, hence less polarizability, loosely held, hence more polarizability. Next second, loosely held electrons, hence more polarizability. अब आते हैं आगे, अब चलते हैं आगे डाइपोल फोर्सेस पे. तो अब आते हैं डाइपोल फोर्सेस पे, और जिसका दूसरा नाम है कीसॉम फोर्सेस. गलती से डिबाई लिख दिया था, कीसॉम होगा इधर, आई राइट इट अप हियर, कीसॉम. ऑलराइट, it is predominantly observed in polar molecules. Two types of arrangement are observed. एक तो हेड एंड टेल आप देख सकते हैं, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ऑब्वियसली, और एक एंटीपल. नॉट आर फील्ड ऑफ कंसर्न, बट स्टिल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को क्यों मना करनी. दिस इज नॉट प्रीडोमिनेंटली इन जेईई मेंस का सिलेबस. Antibalance more effective than, but observed only after the molecules are only, what's this, I don't know. आगे बढ़ते हैं. सो अभी क्वेश्चन आया है सॉलिड सा कि SF4 इज गैस, SeF4 इज लिक्विड एंड TeF4 इज सॉलिड. ऑब्वियसली हमने वहाँ ऊपर जब पढ़ा था F2Cl2 PR2 और I2 के केस में इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग, दिस एग्जैक्टली द सेम. अब यहाँ बस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल्स थे, बट दैट डज नॉट चेंज द फैक्ट दैट van der Waals फोर्सेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर साइज. हैंस इसका जो इंटरैक्शन होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, इसका सबसे ज़्यादा होगा रादर इससे, और इससे ज़्यादा होगा. हैंस स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होगी तो स्ट्रॉन्ग पैकिंग. हैंस दिस विल बी सॉलिड, दिस विल बी लिक्विड एंड दिस विल बी गैस एट रूम टेम्परेचर. आगे बढ़ते हैं. शायद हमने ये यहाँ पे कर लिया था ना, NF3 और NCH3. हाँ कर लिया था. नहीं हमने यहाँ पे नहीं करा ना. अच्छा वो आया नहीं था अभी तक. ओके ओके, ऑलराइट, आया नहीं था वो. मैंने आपको बताया ना वहाँ पे कि बल्कि ग्रुप्स हैं, तो बल्कि है तो सेम ही रीज़न होगा, बट देखते हैं क्या लिखा है आगे. कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट इन द फॉलोइंग. मॉलिकुलर वेट दिख रहा है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोरियम, टेलुरियम ही कहते हैं शायद इसे.
एंड हेंस मेन इसी का है। देखिए इसका पोलैरिटी ज़्यादा है, दिस इज मोर पोलर, मॉलिक्यूलर वेट इसका है ज़्यादा, बट ड्यू टू लेस पोलराइजेशन ऑफ फ्लोरीन एटम्स दिस डोमिनेट्स। यस, सरफेस एरिया वाला भी पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते थे कि इसका सरफेस ऑब्वियसली आप देखें ना, यहाँ पे तो यहीं पे ख़त्म हो गया चेन, बट यहाँ पे सी के भी 3 हैं हाइड्रोजन, और सिग्निफिकेंट बॉन्ड लेंथ है वही, ऐसा नहीं छोटा है, तो इट्स अ बिट मोर बल्कियर, मोर सरफेस एरिया। ऑब्वियसली फिर फ्लोरीन इट होल्ड्स टाइटर देन। और यहाँ पे ना मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जो था CH4 और CF4 में CF4 डोमिनेट कर गया बिकॉज मॉलिकुलर वेट, बट यहाँ पे आप देखें ना, देखो मॉलिकुलर वेट इज ऑलमोस्ट सेम है, 15 है और ये 18 है, और ये तो सेम है ही। उसमें क्या था ना, जो CF4 और CH4 में, इन दैट केस ये दिस वाज ओनली 1 एंड दिस वाज 18, सो दैट मेड द डिफरेंस। सो या आगे बढ़ते हैं। तो ड्यू टू लेस पोलराइजेशन ऑफ फ्लोरीन एंड मिथाइल, तो मैंने आपको बताया था ना अभी, इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम। आगे बढ़ते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन पे। दिस इज बिटवीन अ पोलर एंड अ नॉन पोलर स्पीशीज। आई डोंट नो, दिस इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, बट आइस, देखा आइस का जिक्र हुआ है यहाँ पे, हमने शायद आइस और मीथेन का पढ़ा था, इन दैट केस वहाँ पे भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही था एक। सो एक क्लाथरेट कंपाउंड, अगर आपको पढ़ना है यू कैन जस्ट pause it and read. I mean, it's not at all necessary for us to read this. Clathrate compounds, I don't know what these are actually. बेसिकली लोग एक एग्जांपल देने की कोशिश है क्लैथरेट कंपाउंड्स की, यू नो फंस जाते हैं, दे आर स्टक, वाइब्रेशन such as ice गैसेस आर ट्रैप हो जाते हैं, और ट्रैप होके दे गेट स्टक जस्ट बिकॉज ऑफ dipole induced dipole interaction, also known as Debye forces. Debye. Alright, आगे बढ़ते हैं। Solubility of noble gases in water. This again, solubility is strictly proportional to van der Waal forces. van der Waal कौन सा वाला होगा? Debye वाला। Debye वाला क्यों? क्योंकि water is a polar molecule and the noble gases are non-polar molecules। तो obviously हमको पता है कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ठीक है। तो ऑब्वियसली द सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर भी कुछ इसी प्रकार ही होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस इन वाटर। क्यों? क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा सर्फेस एरिया, तो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन फोर्स दिखाएगा पानी के साथ, सबसे वीक दिखाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं द कंपैरिजन बिटवीन देम। So noble gases are less soluble and however the solubility on moving down the group due to increase in surface area। आगे आते हैं आयन डाइपोल इंटरैक्शन पे। It is observed in iron as the name suggests, NaCl and H2O। तो अगर आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में ही आता है ये, द व्हाट डू वी कॉल इट, आयनिक मोबिलिटी एंड शायद हाइड्रेशन एनर्जी, यस हाइड्रेशन एनर्जी। सो या द हाइड्रेशन एनर्जी और आयनिक मोबिलिटी यहाँ से ही आती है। NaCl और H2 का इंटरैक्शन पढ़ के बताते हैं दैट थिंग that comes under lattice energy only, yeah। And if you don't know, I'll let you know, like lattice energy is directly proportional to hydration energy, so yeah, keep this in mind।
And one more thing, lattice energy is only defined for lattice energy is defined for many things, but the Fajans rule जो है ना, सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए डिफाइंड है. तो आप इसमें ना कभी फजान्स रूल लगाने मत लग जाना, इट वुड बी रॉन्ग. सॉरी गाइस, मेरी से मिस्टेक होगी. आयनिक कंपाउंड के लिए ही बने, कोवैलेंट के लिए नहीं बने, उल्टा बोल दिया. आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. कि जैसे NH3, फॉस्फीन, इन सब में आपको फजान्स रूल नहीं लगाना है. यू हैव टू अप्लाई फजान्स रूल इन NaCl एंड KCl, इन सब चीज़ों में. आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो. एंड हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में भी आप ध्यान में रखें, क्वेश्चन आते हैं. हाइड्रेशन एनर्जी, आयनिक मोबिलिटी, कंडक्टेंस, इन सब के बारे में. हाइड्रेशन एनर्जी इज जस्ट द एनर्जी released due to the interaction of the ions with a water molecule. देखिए interactions हो रहे हैं ना, तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल हाइड्रेशन एनर्जी. Ion of higher charge density therefore becomes very strong and acts as a chemical bond, coordinate bond बन जाते हैं. आगे आते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन पे, which is between an ion and a non-polar species. Size everywhere, वंडर वॉल ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको साइज और सरफेस एरिया, साइज और बल्कि ग्रुप देख के ही आप निकल जा सकते हो इजीली. सरफेस आपने ओसी में पढ़ा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग. पढ़ा ही होगा आपने. बिकॉज सरफेस एरिया कम हो जाता है if we do branching, hence the boiling point starts to decrease. बट मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंट है. मैंने आपको बताया था ना स्टार्ट में, मेल्टिंग पॉइंट डज नॉट इज नॉट मच डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ इंटरैक्शन between two molecules or the intermolecular forces. It is more dependent on the lattice structure of the compound. So yeah, that's how it goes. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिमेट्रिसिटी ज़्यादा है. मुझे याद आया कुछ तो मैं बता देता हूँ, शायद इसमें इन नोट्स में भी आ गया, बट या तो अगर आपको ना पता हो तो इसे हम कहते हैं ऑर्थो पैरा मेटा. जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, ऑर्थो पैरा मेटा होता है बिकॉज ऑफ फोर्सेस. बट जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, पैरा ऑर्थो मेटा हो जाता है. क्यों? बिकॉज दिस इज हाईली सिमेट्रिक. आप देख सकते हैं हाईली सिमेट्रिक, तो ये लैटिस स्ट्रक्चर में इतना ब्यूटीफुली फिट हो जाता है. आप देख सकते हो ना यार, इमेजिन, जस्ट इमेजिन कुछ इस प्रकार से होगा, चारों ओर से घिरा हुआ, सो दैट इट फिट्स ब्यूटीफुली इन द लैटिस. हेंस इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज मोर देन ऑर्थो एंड मेटा, एंड मेटा इज ऑलवेज बिहाइंड इन एवरी केस. सो या, I just wanted to share something मेरे दिमाग में आया. तो यहाँ पे म्यू इज 0, यहाँ पे म्यू इज नॉट 0. तो यहाँ पे तो ज़्यादा पोलर है, ये नॉन पोलर है. नॉन पोलर मैंने आपको ऊपर बताया था, नॉन पोलर का जो लंडन फोर्सेस होते हैं, इट इज़ वीकर देन पोलर इंटरैक्शन, डाइपोल इंटरैक्शन विच इज कीसॉम फोर्सेस. सो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा. बट मेल्टिंग पॉइंट में ट्रांस प्रिवेल्स ओवर सिस ड्यू टू सिमेट्री. ये जनरल है, दिस इज जनरल, कि जो सिस का बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन ट्रांस
एंड ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन सिस। या अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि ना कैसे सिमेट्रिसिटी देख रहे हैं, कैसे डाइपोल देख रहे हैं, तो आप ये रट सकते हैं, डायरेक्ट सवाल पूछते हैं और आप एटलीस्ट 4 मार्क्स, अगर इजी क्वेश्चन आता है तो यू कैन सिक्योर 4 मार्क्स। मैंने जो आपको बताया, दिस इज ऑर्थो, दिस इज पैरा। बॉइलिंग पॉइंट इसमें ज़्यादा है बिकॉज इसमें डाइपोल मोमेंट इज़ नॉन ज़ीरो, तो पोलर पोलर इंटरैक्शन होगा और इसमें नॉन पोलर वाला इंटरैक्शन होगा, तो ये तो वीकर हो गया। बट मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है क्योंकि देन अगेन सिमेट्रिसिटी इन लैटिस स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम देख लेंगे साइज, मॉलिक्यूलर वेट, वॉट एवर यू वांट टू सी। बट वाटर का इनसे ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि वाटर exhibits hydrogen bonding and hydrogen bonding is more stronger than हाइड्रोजन। तो ये सब तो आपको बताइए, ये सब तो इस प्रकार से होते हैं। ओके, मैंने गलत बना दिया। कुछ इस प्रकार से होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स ही हैं, बट दीज आर नॉट आयनिक मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स ही हैं ये। तो जो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है ना, इट इज टच वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिख देता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ बिकॉज क्योंकि ना एच बॉन्डिंग जो होती है ना, इट इज टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन ओनली। it is just another type of dipole dipole attraction, but a stronger one because highly electronegative atom से जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ लॉट्स ऑफ स्टफ। बट आप ये याद रख लो कि ये होता है स्ट्रिंग। तो इन सब में तो डाइपोल डाइपोल है नॉर्मल, बट इसमें एच बॉन्डिंग है तो इट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन। और यहाँ पे तो सबका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ही सेम है। हाँ, बॉन्ड एंगल्स डिफरेंट है, अगर आपको पता है, इफ़ यू नो यू नो ड्रैगोस रूल। सो या अगेन size, okay, I'm a bit surprised. Let me cross check. I'm so sorry, हमने अभी यहीं पे तो देखा ना, फ्लोरीन भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। हाँ, तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है और ये सारे तो डाइपोल डाइपोल दिखाएंगे नॉर्मल, तो साइज बढ़ रहा है तो ये। बट यहाँ पे एच एफ जो है, ब्रेन फ्लड मोमेंट हो गया था मेरा। सो या बट इसमें ना जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है। इसमें तो मेल्टिंग पॉइंट सेम एज बॉइलिंग पॉइंट हो गया, बट यहाँ पे ना इसका लो मेल्टिंग पॉइंट इसीलिए हो गया क्योंकि ना यार इसके लैटिस में, अब आप पूछोगे यार, एक डाउट आएगा आपको, बट क्योंकि यहाँ पे ना फिर लैटिस की बात आ जाती है। मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल अबाउट हाउ इट इज़ बॉन्डेड इन द सॉलिड फॉर्म, कि इनके बॉन्ड्स कैसे हैं, बॉन्ड्स के जुड़ने का तरीका कैसा है। इट इज़ ऑल अबाउट दैट। तो यहाँ पे ना बड़े साइज होने के कारण इन लोगों का बड़ा साइज है आयोडीन का बहुत, फ्लोरीन का बहुत छोटा सा है। तो यहाँ पे ना जो इसका इतना एक्सटेंसिवली बड़ा साइज है ना, बिगर एटॉमिक साइज, so it outweighs the strength of hydrogen bonding in the lattice। इसका strong interaction forces जो van der Waal forces हैं, dipole dipole forces जो Kisson forces हैं, they dominate in the lattice and they form very strong bonds between them. Hence इसका melting point is higher than HF and HF goes at last because of the size factor. Here size factor dominates the strength of bond.
फिर वहीं इसके बथेरे रीजंस हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पोलराइजिबिलिटी की, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि स्ट्रॉन्गर हो सकता है जो लंदन डिस्पर्सिव फोर्स है। मल्टीपल रीजंस है, बट आप इतना समझ लो कि यहाँ पे साइज फैक्टर डोमिनेट कर जाता है इन प्लेस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ठीक है, मैं इसी की बात कर रहा था, बस एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट दिस। यहाँ पे ना क्या होता है, इसका ये तो अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है और ये सब वंडरवॉल दिखाते हैं, बट एमोनिया इज अ टच, इसका थोड़ा सा ना बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है एंटीमनी हाइड्रेट से। तो एक्चुअली होता ये है, आपको बता दूं, SH3 एमोनिया और SbH3, कुछ ये होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। बिस्मथ का भी नहीं दिया, बिस्मथ का एंटीमनी हाइड्राइड्स भी ज़्यादा होता है, साइज फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, बट इट स्टिल फिट्स इन बिटवीन दैम, मतलब इट्स परफेक्टली इसके बीच में NH3, फिर एंटीमन और फिर बिस्मथ। डिस्पाइट हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके वंडरवॉल को वो आउटवे नहीं कर पाता है। फिर वहीं ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मली वंडरवॉल फोर्सेस का जो मॉलिक्यूलर वेट के साथ रिश्ता है, द डिपेंडेंस ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस ऑन मॉलिक्यूलर वेट, हियर इट इज एप्लीकेबल। यही मैं आपको बता रहा था, दिस इज व्हाट वी कॉल एनर्जी डिस्टेंस रिलेशन। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। आयन डाइपोल का जो बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्गर, उसका उतना कम डिपेंडेंस, मतलब वो उतना ही कम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। जैसे आयनिक बॉन्ड्स हैं, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। H बॉन्ड, देखिए बता रहा था, डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ, it is a stronger type of dipole interaction where higher electronegative atoms form dipole bonds or they show dipole interaction। तो डिपेंडेंसी सेम ही है डिस्टेंस पे। आयन इंड्यूस्ड हो गया, आई थिंक दिस इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और डिबाई, एंड दिस इज लंडन। सो या, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग हियर। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप भी नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगला जो पार्ट होगा केमिकल बॉन्डिंग के वन शॉट का, विल फोकस ऑन बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड लेंथ्स, बॉन्ड एनर्जी वगैरह। कीप स्टडिंग, बाय।